चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर बताना है। सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। इसका सही जवाब है न्यूटन का पहला नियम, बी ऑप्शन सही है। लेकिन आपको यहां पर समझना है न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है अगर कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया हो। तो इसीलिए जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है यानी कि उसमें बैठा हुआ यात्री जो है वो एक समान चाल में ही रहना चाहता है, लेकिन ब्रेक लगाने के कारण वो क्या होता है, आगे के दिशा में गिर जाता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जहां पर समझने का चीज है वहां पर आप समझते चलिए। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष इकाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता का या द्रव्यमान का? इसका सही जवाब है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न 4 नंबर, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? ये आपसे पूछा गया है। प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का? तो इसका सही जवाब है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हमेशा के लिए याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? आपके सामने 4 ऑप्शन है, संवेग संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, न्यूटन का तीसरा नियम। इसका सही जवाब है रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, अदिश राशि है, इसमें से कौन अदिश राशि है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, समवेग, उपयुक्त सभी। तो यहां पर समझिएगा ऊर्जा, जैसे ऊर्जा आपका बॉडी यानी कि शरीर में भी आपका ऊर्जा है, लेकिन उसका कोई निश्चित डायरेक्शन है क्या? निश्चित डायरेक्शन नहीं है। आप उस ऊर्जा को आप जहां लगाना चाहे, जहां यूज करना चाहे, लेकिन उसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। और बाकी जो 2 है यहां पर लिखा हुआ है बल आघूर्ण, ये क्या है? सदिश राशि है, और संवेग भी सदिश राशि है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें आपसे पूछा है अश्व। अश्व का मतलब घोड़ा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। आशंका का कारण है, गिरने की आशंका का कारण है, तो क्यों है? बोल रहा है एक घोड़ा है और उस घोड़े में एक सवारी बैठा हुआ है, तो बोल रहा है और अगर एकाएक यानी कि अचानक चलना शुरू कर दे तो उसमें जो सवारी है उसे गिरने की संभावना है। क्यों? तो क्यों गिरेगा? तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ के समझिए। गति का तीसरा नियम, विश्राम जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। तो इसका सही जवाब होगा विश्राम का जड़त्व, क्योंकि वो रेस्ट में है। अब जब अचानक चलना शुरू कर देगा तो क्या होगा? सवारी जो उसमें है वो गिर जाएगा या गिरने की संभावना रहेगा। और ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है क्या है? तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम कहता है, न्यूटन का पहला नियम कहता है
कोई वस्तु या पिंड अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, या कोई एक समान गति में है तो एक समान गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल सक्रिय न हो या नहीं लगाया गया हो। तो ये कौन सा है? तो न्यूटन का पहला नियम। अब यहाँ पर ऑप्शन को आप पढ़ के समझिए। गैलीलियो का गति विषयक नियम नहीं, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम नहीं, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम ये भी नहीं, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम। तो यहाँ पर प्रथम नियम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कभी भी प्राय स्टॉप न करें। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब है द्रव्यमान, बी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, हमेशा के लिए आप याद रखिए। अगला प्रश्न 11 नंबर, इसमें वेरी सिंपल प्रश्न है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रकाश की चमक की नहीं, समय की नहीं, अच्छा सॉरी क्या क्या है? पार्सेक। पार्सेक क्या है? दूरी की चुंबकीय बल की। तो सी ऑप्शन सही है, पार्सेक दूरी की इकाई है। आप हमेशा के लिए याद रखिए। पास्कल इकाई है किसका? पास्कल प्रेशर का। पास्कल किसका इकाई है? प्रेशर का, यानी कि दाब का। हमेशा के लिए याद रखिए, दाब का, बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर, कैंडिला मात्रक है। ये वेरी सिंपल, ये बचपन वाला क्वेश्चन है, यानी कि बच्चा वाला क्वेश्चन है। कैंडिला किसका है? ज्योति तीव्रता, ज्योति दाब, ज्योति प्रभाव, ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति तीव्रता, कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज्योति फ्लक्स, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर में आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, राइट है, ए ऑप्शन सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, राइट है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। सेल्सियस में किसको मापते हैं? टेम्परेचर को, ताप को। तो ये गलत हो गया, और ऊष्मा की इकाई तो जूल होता है ना। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यानी कि डी ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है? वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर वायु दाब मापी लगा हुआ है, यहाँ पर वायु दाब मापी लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर वायु दाब मापी लगा हुआ है और इधर का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसका जो रीडिंग होगा ज़्यादा होगा। लेकिन क्या बोल रहा है? वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ गया। गिरावट कब आएगा? जब इधर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब इधर का प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? आप जानते हैं कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करता है, गति करता है। जब इधर का प्रेशर कम हो जाएगा तो इधर का हवा जो है क्या होगा? इधर की ओर आने लगेगा और काफ़ी स्पीड में आने लगेगा। तो क्या होगा? आंधी तूफान तो होगा ना। तो क्या होगा? अगर रीडिंग में गिरावट हुआ है अचानक तो क्या होगा? आंधी तूफान होगा, मौसम तूफानी होगा। लेकिन रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रीडिंग में गिरावट आ गया यानी कि आसपास में वायुमंडलीय दाब कम हो गया। तो क्या होगा? बाहर से यानी कि दूर से हवा इधर आने लगेगा, यानी कि तूफानी होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर,
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि बंद रहता है इसलिए पक जाता है। ऐसा नहीं है, आपको साइंटिफिक रीजन देना है, साइंटिफिक कारण देना है। जैसे कुकर आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये कुकर है और अंदर में चावल दाल कुछ भी डाल दिए और पानी है। जब आप इसको गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे, अंदर का पानी जो है वो जब भाप बनेगा तो अंदर में क्या होगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो अंदर में जब प्रेशर बढ़ेगा ना, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अंदर में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तब आपको यहाँ पर समझना है कि कुकर के अंदर जो पानी है वो 100 डिग्री से ज़्यादा में बॉयल होता है। जब आप घर में खाना बनाते हैं तो पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि कुकर के अंदर 100 से ज़्यादा डिग्री में बॉयल करता है। हो सकता है कि 105 डिग्री पर बॉयल कर रहा हो, 110 डिग्री पर बॉयल कर रहा हो, यहाँ पर समझिएगा 110 डिग्री पर बॉयल कर रहा हो या 115 डिग्री पर बॉयल कर रहा हो। तो अगर आप खुले में बनाते हैं खाना तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। अगर आप कुकर में बनाते हैं, मान के चलते हैं कि 110 डिग्री में बॉयल कर रहा है, तो 100 डिग्री में जो बॉयल कर रहा है उसके कंपैरिजन में 110 डिग्री में जो बॉयल कर रहा है वो ना जल्दी पकेगा। तो यही बात आपको समझना है कि कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाने से पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि 100 डिग्री से ज़्यादा में बॉयल करता है, इसीलिए जल्दी पक जाता है। तो अब इतना समझने के बाद आप ऑप्शन को पढ़ के समझिए क्या बोला है। अधिक दाम, दाम नहीं दाब होगा, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गया है। अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, नहीं, गलत है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है तो पानी भी अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा, या वही चीज़ मैंने बोला था। तो ये राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर, इसमें क्या पूछा है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न, और यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस तरीके से एक गुब्बारा है और इसको हाइड्रोजन से भर दिया गया है और ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाकर ये फट जाएगा, क्यों? क्योंकि ज़मीन के आसपास, धरातल के आसपास जो वायुमंडल है उसका प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या करता है, वायुमंडलीय दबाव जो है इसको दबा के रखा है, फटने नहीं देगा। अगर धरातल के आसपास रहेगा तो बाहर का जो वायुमंडल है बैलून को दबा कर रखा है, इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, समझिएगा। लेकिन जब ये थोड़ा ऊपर या ये चला जाएगा ऊपर में, तब क्या होगा समझिएगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसमें दबाव नहीं डाल पाएगा। जब इसमें दबाव नहीं डाल पाएगा तब क्या होगा, ये बैलून बड़ा होता चला जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा ऊपर जाके, तब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है ऊपर में बैलून पर नहीं लगा पा रहा है, यानी कि बैलून के अंदर जो हवा भरा हुआ है उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया। तब क्या होगा, अंदर का प्रेशर बैलून के जो ये है बैलून में है ना, जो बैलून जो बना हुआ है उस पर प्रेशर डालेगा और धीरे धीरे फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा तो लास्ट में फटेगा ही। तो यही बात है, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब बैलून में आप हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो ऊपर की ओर उठेगा और ऊपर जाएगा तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तो बैलून के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर दाब यानी कि बढ़ जाएगा और ये फैलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा और लास्ट में फट जाएगा। तो कौन सा होगा, वायु दाब घट जाता है, ए ऑप्शन सही है।
19 नंबर यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। सूर्य में हमेशा ऊर्जा निकलता रहता है, क्यों निकलता रहता है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और वहाँ से हमेशा ऊर्जा निकलता रहता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इसी अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न और लास्ट नंबर, तो इसका सही जवाब क्या था, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर, इसमें क्या बोला है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर समझिए, अगर कोई जैसे तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, तो पानी जब अस्थिर है ना तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन उसी में क्या होगा, आप बांध को काट देंगे, जब पानी बहने लगेगा तो उसमें ऊर्जा आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। उसी तरीके से आप घड़ी में चाबी दे दिए हैं, यानी कि घड़ी स्थिर है लेकिन उसमें चाबी दे दिए हैं, तो क्या है, ऊर्जा संचित है, वहाँ पर ऊर्जा रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ए ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अगर कहीं पर थोड़ा डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।